जोहार। नव भारत मंथन में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सामाजिक आर्थिक प्रगति से तस्वीरें बदल रही है, पूरे देश की तस्वीरें बदल रही है, समाज की तस्वीरें बदल रही है। आज हमारे चर्चा का विषय यही है। आज इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं, हमारे ठीक बाईं तरफ आप बैठे हुए हैं प्रोफेसर वालेश्वर प्रसाद अग्रवाल जी, वालेश्वर प्रसाद सिंह जी। वालेश्वर सिंह जी, आप HOD रहे हैं विनोबा भावे विश्वविद्यालय के, सामाजिक आर्थिक विषय के जानकार हैं, अध्येता हैं। उनके ठीक बगल में बैठे हुए हैं आप नवीन कुमार झा जी। नवीन कुमार झा जी बिल्डर हैं, डेवलपर्स हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। विभिन्न विषयों पर आपकी समुन्नत पकड़ है। हमारे ठीक दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं संजय कुमार जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, सामाजिक आर्थिक विषय पर आप लिखते रहे हैं। उनके ठीक बगल में बैठी हुई हैं आप प्राध्यापक प्रोफेसर इवाना चक्रवर्ती जी। इवाना जी सेंट जेवियर्स कॉलेज में सोशियोलॉजी पढ़ाती हैं और सामाजिक आर्थिक विषय में आप ठीक ठाक अध्येता हैं। डॉक्टर साहब, बालेश्वर जी, जो हम आज देख रहे हैं, जो सामाजिक और आर्थिक विषय को लेकर के जो समाज में चेंज आ रहा है, उसको आप किस रूप में देख रहे हैं? मानव सभ्यता का विकास एक पिलग्रिम्स प्रोग्रेस है, तीर्थ यात्रा है। हम प्रिमिटिव एज से एक 21st सेंचुरी में विकसित हुए हैं। हम आदम और हव्वा से चंद्रमा पर कॉलोनी बनाने की ओर अग्रसर हैं। तो परिवर्तन और विकास मानव सभ्यता की अनिवार्य आइडेंटिटी है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज हम अमृत काल में प्रवेश कर गए हैं जी। अमृत उत्सव मना रहे हैं। तो आज हम सिर्फ प्रिमिटिव एज से मॉडर्निज्म की ओर नहीं, बल्कि पोस्ट मॉडर्निज्म की ओर अग्रसर है। सत्य से उत्तर सत्य की ओर अग्रसर है। तो स्वाभाविक रूप से परिवर्तन और विकास का जो आयाम है मानव जीवन का, उसका प्रभाव जीवन के सभी क्षेत्रों में पड़ा है। अगर आज आपके हाथ में अगर एक मोबाइल है, तो उस मोबाइल से आप पूरी दुनिया की यात्रा कर सकते हैं। आप अपने व्यक्तिगत और सार्वजनिक जीवन के समस्त संबंधों को स्थापित कर सकते हैं जी। तो इस प्रकार से आज हम ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सोसाइटी, ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम से इतनी गति से प्रगति किए हैं कि आज हम ट्रेडिशनल गवर्नमेंट नहीं, बल्कि गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ई गवर्नेंस की बात करते हैं। आज हम नेशनलिज्म नहीं, बल्कि ग्लोबल विलेज की बात करते हैं जी। तो हम प्रगति कर रहे हैं। मानव एक व्यक्ति विशेष के रूप में नहीं, एक सामाजिक प्राणी के रूप में ही नहीं, बल्कि विश्व नागरिक के रूप में आज अपने को स्थापित कर रहा है। दिस इज द पिलग्रिम प्रोग्रेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। भारत में जब से डिजिटल गवर्नमेंट, डिजिटल सोसाइटी, डिजिटल एडमिनिस्ट्रेशन का प्रभाव पड़ा है, तो हम जीवन के सभी क्षेत्रों में अपने मोबाइल से ही सारी सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं। डेवलपमेंट से सुविधाएं, तो ये जो चेंज हो रहा है, नवीन जी, इस चेंज को आप किस तरह देख रहे हैं? आज के परिवेश में जो डेवलपमेंट हो रहा है जी, खास करके सोशल मीडिया के थ्रू या इलेक्ट्रॉनिक युग के थ्रू, जो पहले बहुत सारी चीज़ें बहुत मुश्किल थी लोगों के लिए, आज वो कहीं न कहीं बहुत आसान हो गया है। इवन आप गांव के क्षेत्र में आप जाते हैं, एक किसी को यदि आय प्रमाण पत्र बनाना था
तो उसके लिए उनको ब्लॉक के स्तर पे दौड़ना पड़ता था। आज आप घर बैठे मोबाइल से ऑनलाइन करके सारा कुछ ले सकते हैं। एक आय प्रमाण पत्र हो गया, एक जाति प्रमाण पत्र हो गया, एक ऑनलाइन जमीन का म्यूटेशन करवाना था, वो सब इतना मुश्किल था। जबकि आज के दिन में आप रजिस्ट्री कराते हैं, म्यूटेशन का पेपर चला जाता है सीओ के पास, सीओ वहाँ से आपका म्यूटेशन करके दे देगा। अब उनके पास एक टाइम फ्रेम हो गया है, 1 महीने के अंदर में आपको डिसीजन लेना है, यस या नो। तो आप उसमें अब एक समय की बाध्यता के साथ में इलेक्ट्रॉनिक युग जो आया है, इससे लोगों का जीवन बहुत ही आसान हो गया है। लोगों का जीवन संजय जी, लोगों का जीवन आसान हुआ है। लोगों का जीवन आसान, गांव में जब आप आज से 10 साल पहले जब देखेंगे जी और अभी जब देखेंगे, इतना परिवर्तन आ गया है कि लगता ही नहीं है कि अब वही गांव है। हर तरह की सुविधाएं गांव में मिल रही है। अब लोगों का रहन सहन बदल गया है, उनकी आर्थिक स्थिति बदल गई है, उनका शिक्षा का स्तर बदल गया है। गांव में अब झुग्गी झोपड़ी अब देखने को कहीं कहीं मिलेगा। अब जो है बहुत कम देखने को बहुत मिलता है। कम ही देखने को मिलता है। स्थिति ऐसी हो गई है। उनको आयुष्मान भारत योजना के तहत आज जो है 5 लाख तक का इंश्योरेंस मिल रहा है। सोचने के लिए वो अब नहीं है कि मुझे पास पैसा है कि नहीं। अगर कोई घर में बीमार पड़ता है तो उनके पास कार्ड है, निर्धारित हॉस्पिटल में जाएंगे, वहाँ उनका इलाज हो जा रहा है। हर घर में मोबाइल, अब कोई भी ऐसा घर नहीं है जिस घर में 1 से 2 मोबाइल नहीं है, स्मार्टफोन है, हर तरह की सुविधाएं अब उनके पास है। अब गांव में भी जाएंगे तो लोग दुकान पर अब जो जाते हैं वहाँ पर अब उनके पास दुकान आकर के चल के आ रहा है कि सामान गांव-गांव में लोग घूम रहा है। इतना आसान अब गांव का जीवन स्तर बिल्कुल, बदल गया दरवाजे है। से नीचे उतरिए हाँ, और और सारी सामान चीज़ें। आपके पास सब मिल जा रहा है। मैडम, सुविधाएं आप तो सोशियोलॉजी पढ़ाती रही हैं, तो जो सोशल जो सेक्टर में जो प्रभाव पड़ा है इसका, वो कैसे कैसे चेंज आया है? देखिए, जब देश आज़ाद हुआ था 1947 में, उस वक्त जो गवर्नमेंट का बजट था 50% इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे गवर्नमेंट का बजट था। आज के डेट में हम देखें तो 80% से ज़्यादा जो गवर्नमेंट का बजट है वो इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए है। मैं आपको उदाहरण देना चाहूँगी शिक्षा के क्षेत्र में। शिक्षा के क्षेत्र में पहले जो था कि बच्चे स्कूल नहीं जाते थे, पर अब हमारे पास मिड डे मील स्कीम है। गवर्नमेंट ने इस साल अभी झारखंड का बजट विधानसभा में पेश ही हो रहा है। मिलेट मिशन लॉन्च किया गया है। 50 करोड़ रुपए का हमारा जो मिलेट मिशन झारखंड गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। उसी तरह स्वास्थ्य के क्षेत्र में आप देखें तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में पहले लोगों को बहुत दूर दिल्ली एम्स जाना पड़ता था, लेकिन अभी जो है स्टेट के लेवल पे भी हमारे पास स्वास्थ्य सुविधाएं हैं। गांव के लोग उन्हें दिल्ली तक पहले जाने के लिए, पहले मैं रेल की का आपको उदाहरण देना चाहूँगी कि पहले हम रेल की बात करते थे, मालगाड़ी थी या नॉर्मल जो रेल थी, लेकिन आज लोगों की जो एम्बिशंस हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, वो बहुत बढ़ गई हैं। आज हम फैसिलिटीज़ की डिमांड करते हैं, जैसे कि उदाहरण के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की। जी जी जी। तो कई मतलब सोशल सेक्टर में चेंजेस दिख रहे हैं। डॉक्टर साहब, सोशल सेक्टर में जो चेंजेस दिख रहे हैं उसका एक सबसे बड़ा कारण हम अगर देखते हैं तो वो ऑफलाइन से ऑनलाइन सीधे आ गए हैं हम लोग। ये ऑफलाइन से जो ऑनलाइन आ गए हैं उसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है? ऑफलाइन से ऑनलाइन का मतलब ये है जी कि जो हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ था, जी, प्राचीन या परंपरावादी सामाजिक स्ट्रक्चर था, सोशल स्ट्रक्चर था, उससे हम परिवर्तन ये आए कि हमारी जीवन दिनचर्या आसान हो गई, सिंपल हो गया। कि आज चाहे वो प्लेन का टिकट हो या ट्रेन का टिकट हो या एनी अदर सोशल एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी हो, तो आप घर बैठे ही सारा काम कर सकते हैं। तो ये जो चेंजेज आया है वो डिजिटल इंडिया का ही परिणाम है। तो परिवर्तन तो आए हैं, लेकिन एक प्रिकॉशन ये होना चाहिए जी कि ये डिजिटल इंडिया का एक्सटेंशन सिर्फ टाउन ओरिएंटेड नहीं बल्कि विलेज ओरिएंटेड होना चाहिए मैक्सिमम, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रयास भी है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है वो गांव में रहती है। जी।
तो शहर में जितनी तेजी गति से परिवर्तन आए हैं, जीवन आसान हुए हैं सभी क्षेत्रों में, उतनी ही तेजी से गांव में भी परिवर्तन जी आना चाहिए, जिसकी रफ्तार अभी थोड़ी कम है। क्या नवीन जी, गांव में जो परिवर्तन, सरकार कहना है कि गांव में भी परिवर्तन उतनी ही तेजी से होनी चाहिए, तो क्या आप तो गांव का भी पृष्ठभूमि है, गांव में चेंजेस आ रहे हैं? नहीं, गांव में भी जो आशातीत है सरकार कर रहा है उसके हिसाब से नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हद तक बहुत तेज़ी से गांव में ही विकास हुआ है। और गांव के लोग अब आपको शहर में छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो जाते थे शहर, वो अब उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम गांव में से आए हैं, गांव में ऑनलाइन आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, जिस तरह से शहर में आपको ऑनलाइन शॉपिंग का डिलीवरी होता है, उस तरह से गांव में अब हो रहा है। कोई भी सामान आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं गांव के अंदर में। और छोटी छोटी गांव में चूँकि रोडों का जो निर्माण हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेवलपमेंट हुआ है, उसके चलते अब लोगों को जाने में परेशानी नहीं है, वो आराम से गांव में डिलीवरी देते हैं। और ऑनलाइन का तो अब छोटे छोटे जगहों पे देखेंगे लैपटॉप लेके लोग बैठे हुए हैं और सारा काम जो ऑनलाइन करते हैं वो लोग। अब गांव में भी उसका जो परेशानी आज से 5-7 साल 8 साल पहले था, अब नहीं है, बहुत डेवलपमेंट। संजय जी, गांव में परिवर्तन हुआ है जी, ऐसा? परिवर्तन तो मैं आश्चर्य में रह गया। पिछले दिनों जब मैं गांव में आया तो मैं देख रहा है कि मैं आप उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, अपने गांव का? उदाहरण मैं अपने गांव का दे रहा हूँ। मेरा गांव बिहार में शिवहर जिला में एक धनकौल है। मैं दंग रह गया कि डिलीवरी बॉय जैसे रांची शहर में डिलीवरी बॉय घर में सामान पहुंचा रहा है, वैसे मेरे घर पर मेरा सामान पहुंचाया। मुझे लगा कि, तो कहा कि अरे यहाँ तो पर डे यहाँ 4 से 5 डिलीवरी बॉय पर डे यहाँ आता है गांव में सामान पहुंचाने के लिए। आसान तो इतना हो गया, आसान ऐसा हो गया है कि अब गांव से 6 लेन गुजर रही है। अब वहाँ से उसको जाने के लिए 100 किलोमीटर भी जाने के लिए लोगों को सोचना नहीं पड़ता है। गांव में लोग सब्जी का उत्पादन कर रहे हैं, उनका शहर में पहुंचाने के लिए अब सोचना नहीं पड़ता है। आसान तो आप जब देखेंगे गांव की स्थिति तो पूरा बदल गया है गांव का स्ट्रक्चर। सड़कें, गांव में इतनी राशि दी जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से भी, जो योजनाएं आ रही है या राज्य सरकार की योजनाएं हैं। अच्छा, गांव की सड़कें। संजय जी, गांव और शहर हम दोनों को मतलब कोरिलेट करके देखते हैं। मैडम, जो समाज में जो परिवर्तन हुआ है और समाज की जो संस्कृति चेंज हुई है, पहले कहीं जाना था तो भाई आज नहीं जाएंगे, कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे, परसों जाएंगे, ऐसा कम्युनिकेशन की सुविधा नहीं थी। फिर वैसे ही कुछ मंगवाना है तो बहुत सारी समस्या होती थी। तो अगर ये चेंज जो हो रहा है, ये जो चेंज हुआ है, इसका संस्कृति पर कैसे प्रभाव पड़ा है? देखिए, हम कहते हैं कि समाज में सबसे पहले डेवलपमेंट जो है वो इकोनॉमिक आर्थिक स्तर पे होता है। आर्थिक स्तर में जब विकास शुरू होता है, क्योंकि आर्थिक स्तर जो है वो समाज के बाकी हर एक स्तर से, हर एक इकाई से जुड़ा हुआ है। तो आर्थिक परिवर्तन का हम देखेंगे कि उसका जो प्रभाव है, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, वो समाज पे भी हैं, वो हमारे पॉलिटिक्स पे भी हैं, वो चाहे धर्म हो, हर एक एस्पेक्ट पे हैं, हर एक इकाई पे हैं। तो जैसे अभी हम रूरल डेवलपमेंट की बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि समाज गांव में जो है वो रास्ते बन गए हैं। रास्ते बन जाने से जो सबसे बड़ा उसका जो मुझे लगता है कि बच्चों के लिए स्कूल जाना बहुत आसान है। स्कूल एजुकेशन से ही संस्कृति के डेवलपमेंट की जो हम बात कर रहे हैं, कल्चर के डेवलपमेंट की, उसमें एजुकेशन और स्कूल एजुकेशन की बहुत महत्वता है। स्कूल की संस्कृति विकसित हुई है जी, एक सबसे जो पहला, वो जो सबसे पहला स्तर है कि बच्चों को मौका बहुत आसानी से मिलता है कि वो स्कूल जा सके। ड्रॉप आउट हो जाते थे, जाने में परेशानी होती थी। मैं थोड़ी देर पहले मिड डे मील की बात कर रही थी। हॉस्टल की जो है सुविधाएं वो आज हैं, हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, स्कॉलरशिप जो गवर्नमेंट दे रही है। तो जो एजुकेशन जो पहला इकाई है कल्चरल डेवलपमेंट का, वो जो है वो बहुत ही तेज़ी से विकसित हो रहा है। और उसका एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि रूरल डेवलपमेंट की जो पेस है, वो बहुत ही गवर्नमेंट उस पर फोकस कर रही है, वो बहुत ही तेज़ी से हो रहा है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण जो गांव में परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है समाज पर? ये नए जो चेंजेज आए हैं, इसमें 2 सबसे फंडामेंटल एलिमेंट्स जी।
जैसे अभी मैडम ने कहा कि कल्चरल चेंजेस जो आपने भी कहा, जी तो सांस्कृतिक चेंज में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आया कि जो महिलाएं परंपरागत रूप से अपने घरों में कैद रहती थी, जी वो अब चौखट को पार करने लगी है। वो अब अपने मेल मेंबर्स पर टोटली डिपेंडेंट अब नहीं है, वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकती है। ये चेंज आया, ये चेंज आया है, बड़ा चेंज है। आईटी के डेवलपमेंट से। आईटी के डेवलपमेंट के पहले हर एक काम के लिए, पब्लिक लाइफ के लिए महिलाएं जो थी वो टोटली डिपेंड करती थी। अब उनके हाथ में जो ये टेलीफोन जो आया, आईटी जो आया, उस आईटी के सहारे वो घर बैठे ही अपनी पर्सनैलिटी को न सिर्फ घरों में कैद करके रख रही हैं, बल्कि वो इंटरनेशनल पर्सनैलिटी को वजूद दे रही हैं। ये कल्चरल चेंजेज आया। जी कल्चरल चेंजेस में एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये आया कि जो हमारे ट्रेडिशनल कल्चरल वैल्यूज थे वो मूल रूप से परंपरावादी मूल्यों से ग्रसित थे। जी अब ये आईटी के प्रभाव के कारण हम अपने कल्चरलिज्म में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रभाव ऐड के कर रहे हैं कारण उसको। तो हम साइंटिफिक सोच हमारा डेवलप्ड हुआ है। बिल्कुल। अब हम रिलीजियस या जो भी हमारी वैल्यूज हैं उसमें ट्रेडिशनल नहीं, साइंटिफिकेशन हुआ। ये कल्चरल ट्रेडिशन फंडामेंटल चेंज आया। इससे भी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट ये हुआ है, जी इंडिया इज कॉल्ड द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। जी जी तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ राइट टू वोट नहीं होता है। डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था में आम पब्लिक की हिस्सेदारी कितनी बढ़ अधिक रही होती है। जी कितनी तीव्र मात्रा में होती है। सिर्फ 5 साल में एक दिन वोट देना ही जनतंत्र नहीं है। जनतंत्र का मतलब होता है कि आप शासन व्यवस्था में कितनी भागीदारी आप सुनिश्चित करते हैं। तो ये जो आईटी ने जो नए चेंजेज आए वो प्रतिदिन एडमिनिस्ट्रेशन में आम लोगों की भागीदारी बढ़ी, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस। तो ये चेंजेस जो आया है वो गुड गवर्नेंस उसका परिणाम है। नवीन जी, जैसे सर ने कहा कि जो एग्जिस्टेंस है, लोगों का जो स्टेक है वो लोकतंत्र में बढ़ा है। तो लोगों का जो लोकतंत्र में एग्जिस्टेंस बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है, उसका कहीं ना कहीं आईटी का उसका प्रभाव है। और कई चेंजेस हैं। और कौन कौन से चेंजेस आए हैं? आईटी के क्षेत्र से के डेवलपमेंट से गांव में नहीं, उसको थोड़ा और, जैसे शहर और गांव दोनों की बात होती है। जैसे गवर्नमेंट रेरा लेकर के आई है, जैसे आप कहे कि जो मोटेशन का मामला है, तो जैसे फिर लोन इजी हुआ है, उसके कारण क्या क्या चेंजेस आए हैं? देखिए, पहले क्या था, लोगों के पास समस्या था खाने का, रहने का। जी अभी के सरकार में अभी के सरकार में आवास का जो प्रावधान केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया, इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता था कि बायर और परचेजर के बीच का विवाद, जो कि रेरा आने के बाद वो विवाद में बहुत हद तक उसका समाधान निकला है। बिल्डर और या परचेजर बायर के बीच में विवाद कोर्ट में चल रहा है और कोई समाधान निकलता नहीं था जल्दी। आज के दिन में रेरा में जाने से 2 महीना 3 महीना के अंदर में उसका समाधान हो जाता है, टाइम बाउंड समाधान हो जाता है। तो वो एक बहुत बड़ा हाउसिंग के सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ। दूसरा, जो लेबर जो था लेबर का सिक्योरिटी कुछ भी नहीं था। एक लेबर किसी भी डेवलपर के यहाँ किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहा है, सोशल सिक्योरिटी से जो जुड़ा हुआ मामला है। हाँ, वो काम कर रहा है, उसको कुछ हो गया तो उसको कोई देखने वाला नहीं था। जी, बिल्कुल। अब हो गया है कि डेवलपर को एक राशि फिक्स कर दिया गया है अपने टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट का, जी और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि उसके हिसाब से लेबर को रजिस्ट्रेशन करवा रहा है। अब उस लेबर को कुछ भी होता है तो गवर्नमेंट साइड से उसको देखा जाता है, और उसके लिए आयुष्मान का जो कार्ड बना है वो लेबरों के हित में बहुत काम आता है। पहले कुछ कैजुअलिटी हो जाने के पे कुछ भी उसको मुआवजा कुछ भी नहीं मिलता मुआवजा था। मिलता था। अब क्या है कि वो डिपार्टमेंट से उसको मुआवजा मिल जाता है।
तो ये सब चीज़ें जो है वो ऑनलाइन आप कुछ भी नहीं करना है, आप ऑनलाइन सारा कुछ कर भर लीजिए कि हम फलाने के यहाँ काम कर रहे हैं, फलाने के मेरा ये जो लेबर कार्ड नवीन जी बनता है उसमें कुछ इंश्योरेंस का भी प्रोविजन है? हाँ, अच्छा अच्छा। वो उसमें उस वही बोले कि उसके साथ यदि कुछ भी कैजुअलिटी होता है तो पहले कुछ भी नहीं मिलता था, अब क्या है कि वो ऑलरेडी कार्ड है, कार्ड से क्लेम करे उसके फैमिली को मिल जाएगा। ये सब चीज़ तो फायदा हुआ ही है। मानी बहुत मानी सोशल सिक्योरिटी का भी काफ़ी इसमें चेंजेस आए पहले हैं। लेबर क्या था, काम करता था, कुछ भी उसके साथ हुआ उसको कोई देखने वाला नहीं था। आज के दिन में ये चीज़ तो चाहे वो कहीं भी काम कर रहा है, किसी भी फैक्ट्री में काम कर रहा है या सोशल सिक्योरिटी बढ़ी है। सोशल सिक्योरिटी के बढ़ने से जो चेंजेस आ रहे हैं उसको देखिए, सोशल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट जो है, पहले भी भारत के बनने के बाद पहले भी सोशल सिक्योरिटी में गवर्नमेंट की बहुत स्कीम्स थी जी। लेकिन मुझे लगता है कि आज के समय में अवेयरनेस जो है, लोगों की जागरूकता और लोगों में ये जो उनमें मैं कहना चाहूँगी कि उनमें जो ये है कि वो आगे जाके अपने हक के लिए लड़ना सीख गए हैं। आरटीआई है तो उन्हें अब गवर्नमेंट से डिमांड जो वो करते हैं कि ये मेरा हक है और ये मुझे नहीं मिल रहा। तो ई गवर्नेंस की सर बात कर रहे थे, तो लोगों के लिए आसान हो गया है आज के डेट में कि सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स जो उनके लिए बने हैं उनका वो लाभ ले सके। अवेयरनेस पेंशन है, अवेयरनेस है। संजय जी, हाँ। ये मैडम ने एक चर्चा की, मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन। जी जी जी। तो राइट टू इंफॉर्मेशन के कारण जो अवेयरनेस आया है या उसके कारण जो चेंजेस आए हैं वो कौन कौन से चेंजेस आए हैं? गांव हो या शहर हो, जी। गांव में भी सड़कें बन रही है, गांव में स्कूल का निर्माण किया जा रहा है, तालाबें बन रही, विकास का कोई काम हो रहा है। पहले जो भ्रष्टाचार के आरोप लगते थे मुखिया पर या अन्य अधिकारियों पर, अभी जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के कारण उनमें एक डर आया है। गांव के लोग भी अब आरटीआई डाल रहे हैं, यानी ग्रामीण क्षेत्र में भी अवेयरनेस बढ़ा है। लोग डर रहे हैं कि अब जो है सूचना लेगा या अब हमको कहीं ऊपर के अधिकारियों तक पहुंचा दिया है, डर हो गया है। सोशल मीडिया के कारण उनमें डर उत्पन्न हुआ है कि इंटरनेट मीडिया पर मामला जब भी आरटीआई से लेते हैं और फिर वह फैला देते हैं, इससे उनमें डर आया है। शहरों में भी वही स्थिति है, अधिकारी डरते रहते हैं, काम करने वाले जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के कारण कुछ मामला, बहुत ऐसे मामले हैं जो राइट टू इन्फॉर्मेशन के कारण उजागर हुए हैं। आज प्रधानमंत्री जी भी अगर विदेश यात्रा पर जाते हैं तो उनका राइट टू इन्फॉर्मेशन के कारण सामने आता है कि कितना खर्च होता है। सामान्य व्यक्ति भी, एक अधिकारी कहीं जा रहा है तो राइट टू इन्फॉर्मेशन पर कितना खर्च उन्होंने किया। तो इसके कारण एक लोगों में बदलाव आया है, अधिकारियों में भी डर आया है कि अगर कुछ हम गलत करें तो समाज के बीच या जाने से अब रोक नहीं सकते हैं किसी भी जानकारी को। आप जो मतलब जो पारदर्शिता आई है उसके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं वो कैसे कैसे चेंजेस आ रहे हैं सर? किसी भी डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शनिंग के लिए जी। सबसे बड़ी आवश्यक कंडीशन है ट्रांसपेरेंसी टू द पीपुल, जनता के प्रति पारदर्शी होना। क्योंकि डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम में गवर्नमेंट या जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है वो सर्वेंट होता है, मालिक जनता होती है। तो डेमोक्रेसी के सक्सेस के लिए आवश्यक है कि मालिक के कंट्रोल में सर्वेंट हो। इस दृष्टि से अगर हम आरटीआई को देखें तो आरटीआई ही वो मैकेनिज्म है जो जनता को ये प्रूफ देती है कि यू आर द ओनर, और ये गवर्नमेंट सर्वेंट जो है वो तुम्हारे सेवक हैं। तो इस दृष्टि से आरटीआई न सिर्फ करप्शन दूर करने के लिए, आरटीआई न सिर्फ लोगों को ये बतलाने के लिए कि यू आर द ओनली ओनर ऑफ दिस सिस्टम एंड यू आर द होल सोल अथॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, बल्कि आरटीआई ये भी सुनिश्चित करता है कि किसी भी देश की शासन व्यवस्था और बेसिकली जनतंत्र में ये आवश्यक है कि जनता के अनुसार ही
अगर हम अब्राहम लिंकन को याद करें जी तो जनतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन है, इसका आधार आरटीआई। ये पारदर्शिता के कारण, इसी पारदर्शिता के कारण ये जो पारदर्शिता है, इसके कारण सामाजिक आर्थिक विकास में बल मिला है। जो अब्राहम लिंकन का कंसेप्ट जी आइडियल दिखलाई पड़ता था, आदर्श के रूप में था कि सदा सत्य बोलना चाहिए, इस आरटीआई ने, इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने अब्राहम लिंकन के कंसेप्ट को धरातल पर लाने का काम किया है, संवैधानिक आधार प्रदान किया। संवैधानिक आधार प्रदान किया है। नवीन जी, ये आरटीआई और ये सब सारी की सारी जो चीज़ें हैं, ये सारा का सारा जो कंसेप्ट है, उसके कारण परचेजिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी है लोगों में। परचेजिंग कैपेसिटी पे इसका बहुत ज़्यादा कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। मैडम, परचेजिंग कैपेसिटी कितनी बढ़ी है इससे? देखिए, मुझे लगता है परचेजिंग कैपेसिटी में काफ़ी वृद्धि हुई है। अभी जैसे सर कह रहे थे थोड़ी देर पहले, ये भी कह रहे थे कि गांव में डिलीवरी बॉय जा रहे हैं, मतलब गांव के लोगों के पास पैसे हैं तभी वो मंगवा पा रहे हैं चीज़ें, तभी वो डिलीवर हो पा रही हैं। और यहाँ मैं शहर की बात नहीं करना चाहूँगी, लेकिन गांव में आज लोगों के पास परचेजिंग पावर है, और वो परचेजिंग पावर इसलिए है क्योंकि रूरल डेवलपमेंट है। पैसा आज उन्हें बैंक से मिलता है। आज जो बैंकिंग नेटवर्क है वो गांव में इतना विकसित हुआ है, या जो नबार्ड जैसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं या और भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, आज किसानों के पास जो छोटे छोटे कंज्यूमर हैं, जिन घर में बेटी की शादी है या कोई बीमार पड़ गया, तो पहले जो वो साहूकार से जाके लोन लेते थे, तो आजकल ये है कि बैंक से लोन आसानी से लोगों को मिल जाता है। इससे क्या होता है कि परचेजिंग पावर जो है, आजकल हम ईएमआई की बात, पर कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है कि लोगों का, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को, उसका प्रभाव ये है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ लोगों की जो है वो बहुत इंप्रूव हो गई है। आज आप गांव में भी किसी घर में जाएंगे तो आपको टीवी देखने को मिलेगा, उनके पास भी बाइक होगा, स्कूटी होगी, ऐसी चीजें होंगी, मोबाइल होगा जी, बिल्कुल एंड्रॉइड मोबाइल है, जिससे वो पूरे दुनिया के साथ कनेक्टेड है। तो इन सारी चीज़ों को खरीदने के लिए जो पैसे हैं, वो परचेजिंग कैपेसिटी, क्योंकि देखिए क्या है, जैसे कि अभी ये कह रहे थे लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज़ इम्प्रूव हुई हैं, तो लॉजिस्टिकल फैसिलिटीज़ क्योंकि इम्प्रूव हुई हैं, तो अब गांव में जो उत्पादन हो रहा है उसे शहर तक पहुंचाना या विदेश तक भी पहुंचाना आसान हो गया है। मैं नहीं कह रही हूँ कि मुश्किलें नहीं है, लेकिन पहले से हम बहुत आगे आए हैं, डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट काफ़ी हुआ है। अच्छा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से संजय जी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ी है। इंफ्रास्ट्रक्चर जब डेवलप होगा, गांव में जो काम करते हैं उनको काम मिलेगा, रोज़गार मिलेगा, उनकी आमदनी बढ़ेगी। जब आमदनी बढ़ेगी तो अपने आप सामान जो और कुछ खरीदना नहीं चाहते थे, वह अगर उनके पास जब पैसे आएंगे तो खरीदेंगे ही। और यही जब अब तो सड़क से कनेक्टिविटी बहुत ही कम हो गई है। अगर मुझे याद है कि मुझे गांव से पहले शहर जाने के लिए जब 1 से 1.5 घंटा समय लगता था, अभी आप जो है 15 मिनट में हम गांव से शहर पहुंच जाते हैं। तो ख़रीदारी भी करने के लिए पहले सोचना पड़ता था कि सामान खरीदना, अच्छा चलो बाद में खरीदेंगे, लेकिन अभी गांव के लोग जो हैं, अभी तो इतनी यातायात की सुविधा बढ़ गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ के डेवलप हो गया है। गांव में जब सड़कें गांव बन रही है तो वहाँ के आसपास के लोगों को रोज़गार मिल रहा है, इससे उनकी आमदनी बढ़ रही है। और आमदनी जब बढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ख़रीदारी वह करेंगे, उनकी ख़रीदारी बढ़ेगी। पर्व हो, त्यौहार हो, उसमें पहले कपड़ा पहनने के लिए खास करके जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन सोचते थे, आज उनके घरों में चले जाइए कि क्या स्थिति है। उनके घरों में भी अब सामान्य लोगों की तरह, जैसे जो एक सामान्य परिवार, मध्यम वर्गीय परिवार जीता था, वैसे अब गरीब वर्ग का तबका भी है, अब एक स्वाभिमान के साथ जी रहा है। उनके बच्चे भी अच्छे स्कूल में अब जा रहे हैं। स्कूल की स्थिति ऐसी हो गई कि शहर से अगर 55 किलोमीटर दूर है, वहाँ से लोग भी अब स्कूल जा रहे हैं, बच्चे को पढ़ने के लिए भेज रहे हैं वहाँ से, कि सुविधाएं हो गई, आने जाने की सुविधाएं हो गई है। रांची शहर में आप 20 से 25 किलोमीटर
दूरी पर बच्चे पढ़ने जाते हैं, सुबह 5 बजे निकलते हैं, 8 बजे पहुंचते हैं, कहीं 7 बजे पहुंचते हैं। वह स्थिति अब ग्रामीण इलाकों में भी हो गई है। जब ग्रामीण इलाकों का जब अध्ययन दौरा करेंगे ना, तब लगेगा कि सही में कितना बदल गया है परिवर्तन गाँव, हुआ है। कितना बदल गया है अच्छा गाँव। डॉक्टर साहब, पर कैपिटा इनकम बढ़ा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ी है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा है, पर कैपिटा इनकम। आज हम लोग जिस एज में हैं जी तो भारत दुनिया का 5वां आर्थिक महाशक्ति है और इसका परिणाम ये चेंज है। तो जैसे परचेजिंग पावर बढ़ता है इकोनॉमिक रेशियो के रेशियो आधार के पर। आधार पर। जी। तो जैसे ही हम, एक समय था स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का कि हमारी इकोनॉमिक कंडीशन, हमारे इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो था हमारे पड़ोसी देशों पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से भी कम था, लेकिन आज हम विश्व स्तर पर 5th इकोनॉमिक पावर है। तो निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमिक कंडीशन में सुधार हुआ है, तो परचेजिंग पावर ऑटोमेटिक बढ़ेंगे ही। दूसरी चीज जो सबसे फंडामेंटल चेंजेज आज देखने को मिला है जी जी कि भारत आज सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी मान्यता है, और यही कारण है कि आज G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जो सही। पहले कभी सोचा नहीं जा सकता था। तो ये जो ग्लोबल एक्सेप्टेंस आया है, तो ये ग्लोबल एक्सेप्टेंस भारत के लोगों के जीवन के हर एक क्षेत्र में आया है, चाहे वो परचेजिंग पावर हो या इकोनॉमिक स्ट्रेंथ हो या उनके सोचने का ढंग हो। आज दुनिया के या सामाजिक सुरक्षा हो, सोशल दुनिया सिक्योरिटी। के जितने भी डेवलप कंट्रीज, वेस्टर्न जनरली यूरोपियन कंट्रीज में भारत के आईटी प्रोफेशनल वहां लीड कर रहे हैं, और यही कारण है कि न सिर्फ आईटी सेक्शन में बल्कि इंडियन ओरिजिन ही आज ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर है। जी जी, यही तो बहुत बड़ी that बात is है। the acceptance of global acceptance. भारतीय We are चिति की proud- जीत है ये। We are proud of our बिल्कुल। present social economic development. जी मैडम, जो ये हम लाइफ स्टाइल की जब बात करते हैं तो ये जो पर कैपिटा इनकम, लाइफ स्टाइल, इसमें कहीं ना कहीं बिजली की बड़ी भूमिका होती है। जी। और गांव में जो चेंजेस आए हैं उसके कारण उसमें बिजली काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। देखिए, तो हाँ, बिजली के कारण जो चेंजेस आए हैं उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है सोशल पर, समाज पर? देखिए, थोड़ी देर पहले मैं एजुकेशन की बात करी थी, शिक्षा की बात कर रही थी कि जी। पहले जो है बच्चे दिन में पढ़ते थे, रात में क्योंकि गांव में लोग 7-8 बजे सो जाते थे, लाइट नहीं था, बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। अब जो है बिजली है, बच्चे पढ़ पाते हैं। रूफटॉप सोलर पैनल्स लगे हैं जिससे कि इरिगेशन आसानी से हो सकता है। जी हेल्थ पे जो है कि गांव में अब इलेक्ट्रिसिटी है, जो क्रिटिकल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है जो रुक नहीं सकता, वहाँ आज के डेट में इलेक्ट्रिसिटी है, तो जिससे कि लोगों की जानें भी बचती हैं, इलाज में भी आसानी होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्कॉम पॉलिसी है, इलेक्ट्रिसिटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, पहला तो कि नेटवर्क से कनेक्ट हुए हैं। अभी बहुत दूर दूर के जो गांव हैं वो गांवों को भी ग्रिड के साथ जोड़ा गया है, वहाँ लाइट जाती है, और समय के साथ हम देख रहे हैं कि लाइट वहाँ रहती भी है काफ़ी देर तक। यानी नेटवर्क के साथ जुड़े हैं सर, नेटवर्क के साथ जुड़े हैं। एक काफ़ी टेक्निकल शब्द का मैडम ने प्रयोग किया। हम लोग नेटवर्क के मामले में एक ही मामला जानते थे कि भाई मोबाइल नेटवर्क, लेकिन इन्होंने एक मानी ग्रिड के नेटवर्क की भी बात की है। तो इसके कारण जो चेंजेस आए हैं, आज अगर इलेक्ट्रिसिटी को माइनस कर दिया जाए जी। तो जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो डार्क हो जाएगा। क्योंकि इस तरह से हम कहते हैं ना कि इलेक्ट्रिसिटी इज द लाइफ लाइन ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। जी फिर हम उसी युग में चले जाएंगे कि जैसा कि मैडम ने भी कहा कि पढ़ने के लिए लालटेन जलाओ, डिबरी जलाओ, कि राशन तेल खत्म हो गया तो बेटा सो जाओ। तो आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपने जो मॉडर्न लाइफ स्टाइल है उसकी कल्पना हम नहीं कर सकते हैं, चाहे आईटी सेक्टर हो या एनी अदर सेक्टर हो। और इसी यही कारण है, लेकिन उसमें एक प्रिकॉशन ये है जी जी कि इलेक्ट्रिसिटी बाई विच मीन्स आइदर
आइदर एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी, जी आइदर सोलर एनर्जिसिटी, आइदर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी। तो ज़्यादातर अब कोशिश ये की जा रही है, जो कि G20 के जो विभिन्न डेलीगेट्स का जो मंथन हो रहा है उसमें वह भी एक गैर पारंपरिक ऊर्जा भी शामिल है। ट्रेडिशनल ऊर्जा कंजर्वेशन ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि एटॉमिक इलेक्ट्रिसिटी या हाइडल इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा जो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होते हैं, उस इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से बचने के लिए आज जो इलेक्ट्रिसिटी का जो सोलर एनर्जी पर ज्यादा जोर दिया जा गैर रहा है, पारंपरिक ऊर्जा, ये सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि भारत से ज्यादा जरूरत डेवलप कंट्रीज को है, क्योंकि दे आर आल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाय द कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन को साइंटिफिकली अगर डेवलप करना है तो इलेक्ट्रिसिटी अनिवार्य तो है, लेकिन हमें सौर ऊर्जा की ओर आगे बढ़ना चाहिए, जो कि हमारे स्वास्थ्य पर ही नहीं बल्कि पूरे मानव सभ्यता को 21st नहीं 22 सेंचुरी में भी ले जा सके। इलेक्ट्रिसिटी पर मैं हाँ जी, थोड़ा बिल्कुल, रुकूंगा बिल्कुल संजय कि जी। गांव में मैं देखता हूं कि पहले 7 बजते ही लोग सो जाते थे। बिल्कुल सो जाते आज ये स्थिति है कि गांव में भी जो शहर में जैसे सड़कों पर स्ट्रीट लाइट दिखती है, वैसे गांव की सड़कों ग्रामीण पर इलाकों भी में भी स्ट्रीट स्ट्रीट लाइट दिखती बिल्कुल है। सही। और 11-12 बजे भी वहाँ के युवा बैठ कर के आपस में चर्चा किसी विषय पर करते हैं, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, गांव का विकास करना है या राजनीति का मुद्दा हो, बैठ के अब इलेक्ट्रिक है किन्हीं के दरवाजे पर 4 बैठ के वहाँ चर्चा करते हैं या घर में टीवी देखते रहते हैं। सांस्कृतिक परिवर्तन आया है कि लोग अगर टीवी पर सीरियल रामायण महाभारत का अगर चलता रहता है तो लोग पहले, याद है मुझे कि बैटरी लगा करके लोग, गांव के लोग कई इकट्ठा होकर के, आज अधिकतर घरों में टीवी है और लोग बैठ करके भारत की जो संस्कृति है उससे भी परिचित हो रहे हैं, रूबरू हो रहे हैं और बच्चों को भी करा रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी का परिवर्तन मैं यह देख और रहा हूं। गांव-गांव में इलेक्ट्रिसिटी का प्रचार, ये वो ग्रिड लग गया है, व्यवस्थाएं लग गई हैं। नवीन जी, जो टोटल यानी समूल संपूर्णता में अगर देखें तो परिवर्तन तो बहुत हुआ है, और इस परिवर्तन का कहीं न कहीं छोटे छोटे इकाइयों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कृषि का ही अगर सेक्टर, आप तो कृषि के सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं, तो कृषि के क्षेत्र में जो परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण जो सुधार हुआ है, आर्थिक स्थिति बदली, उसको आप किस रूप में देखते हैं? कृषि के क्षेत्र में अभी के माहौल में बहुत ही ज़्यादा सुधार हुआ है जी। पहले क्या था कि खेती करने के लिए लोगों के पास सिंचाई का कोई संसाधन नहीं था। केवल लोगों के पास साधन था कि अपना बोरिंग गाड़ें और बोरिंग से जो पानी निकालेंगे उसी वही एक साधन था, जो कि डीजल के महंगा होने से काफ़ी कॉस्टली हो जाता था। आज के समय में बिजली का जब सप्लाई ग्रामीण क्षेत्रों में होने लगा है तो 1-1.5 रुपये यूनिट में उनको बिजली का मिल जाता है, और वो लगभग ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे में 20 से 22 घंटा बिजली की आपूर्ति रहती है। बिल्कुल। तो लोगों को जो सिंचाई में का जो खर्च था वो लगभग नहीं के बराबर है। तो इससे क्या हो रहा है कि उत्पादन पे भी असर पड़ा इसका, क्योंकि पहले लोग बारिश नहीं होने से सिंचाई नहीं कर पाते थे, खेती नहीं कर पाते थे। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में हम जो देखे हैं कि जो हम लोग के यहाँ धान का, चाहे गेहूं का, चाहे सरसों का जो उपज है, पहले के हिसाब से अभी लगभग 2 गुना उपज है। उसी खेत में 2 गुना उपज होती है, क्योंकि सिंचाई का सुविधा नहीं था। लोग छोड़ देते थे आधा फसल होने के बाद कि कितना। तो सुविधाएं बढ़ी हैं, उत्पादन बढ़ा है, और उसके लिए मार्केट भी डेवलप हुआ है। मैडम, आप मतलब इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं कहना चाहूँगी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट हुआ है। पहले जो है किसान, एग्रीकल्चर, आप जानते हैं कि मौसम पे इंडिया में एग्रीकल्चर मॉनसून पे आधारित था, पर अभी जो है फार्मर्स थोड़ा प्लानिंग के साथ काम कर सकते हैं। अभी क्या है कि क्योंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट हुआ है, उन्हें पता चल जाता है
कि ड्राउट की पॉसिबिलिटी हाँ, है मौसम कैसा या रहेगा? हाँ कि मौसम कैसा रहेगा, उपज किस तरह से होने के चांसेस है। अभी उनके पास मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैं, HYV सीड्स हो, हमने ग्रीन रेवोल्यूशन शुरू किया था इंडिया में, अब तो हम थर्ड ग्रीन रेवोल्यूशन के तरफ बढ़ रहे हैं। तो जो है उनके पास बेटर सीड्स है, बेटर फर्टिलाइजर्स है, जिनकी पहुंच है फार्मर्स के पास। तो जो इन्वेस्टमेंट हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में किया है, जो हमारे IT सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, मैं थोड़ी देर पहले भी कह रही थी कि समाज की हर एक इकाई जुड़ी हुई है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में डेवलपमेंट हुआ है, उसका डायरेक्ट प्रभाव हम देखेंगे एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी, जिसके कारण मुझे लगता है कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट जो है वो सस्टेनेबल हो गया है आज के दिन में। और एग्रीकल्चर से जो इनकम है, हम थोड़ी देर पहले पर कैपिटा इनकम की बात कर रहे थे, जी। एग्रीकल्चर से इनकम बढ़ा है और इसके कारण जो बड़े स्तर पर चेंजेस आए हैं। जी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा है, क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा है। सर, एग्रीकल्चर तो है, जो शहर में या ग्रामीण क्षेत्रों में, दोनों क्षेत्रों में हम देखते हैं कि औद्योगिक और ख़ास करके ये जो स्टार्टअप है और उसके साथ ही साथ ये जो सर्विस सेक्टर है, वो छोटे बड़ोरे उद्योग हैं, ये बड़े पैमाने पर विकसित हुए हैं और जिसका काफ़ी प्रभाव पड़ रहा है, इम्पैक्ट पड़ रहा है। आज सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड लेवल पर जी डेवलपमेंट का एक नया कंसेप्ट आया है। जी हाँ, जी हाँ। जिसको कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्स है या नेचर का जो गिफ्ट आपको जो मिला हुआ है, उस नेचुरल गिफ्ट को आप होलसेल अथॉरिटी नहीं है, मतलब उसका एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ आप अपने लिए नहीं करें, बल्कि उसका एक्सप्लॉइटेशन उतना ही करें कि आगे के भविष्य के लिए भी वो कंटिन्यू सुरक्षित रहे। क्योंकि आपके पूर्वजों ने जो नेचुरल रिसोर्स को आपके लिए छोड़ा है, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप नेशनल रिसोर्स को आने वाली पीढ़ियों के लिए भी छोड़ें। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो एक चीज हमें ये हमेशा ध्यान रखना है कि चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या वैश्विक स्तर पर हो, डेवलपमेंट के उन्हीं मैकेनिज्म को अडॉप्ट करना चाहिए, चाहे छोटी यूनिट हो या बड़ी यूनिट हो, कि आप नेशनल रिसोर्स के साथ कंपटीशन नहीं करें, नेशनल रिसोर्स के साथ कोऑपरेशन करें। अगर नहीं करेंगे, उसके विरुद्ध जाएंगे, नेचर के विरुद्ध, तो आज जिस प्रकार से नेचर के नेगेटिव एस्पेक्ट देखने को मिल रहे हैं कि कहीं अतिवृष्टि है, कहीं अनावृष्टि है, या जो अलग अलग रोग। डॉक्टर साहब, हम इसके इर्द गिर्द कहाँ खड़े हैं? ये जो नया डेवलपमेंट हम जो कर रहे हैं, अभी जो हम कितना उसके नजदीक आए हैं? बिल्कुल नया डेवलपमेंट जो हमने अडॉप्ट किया है, गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट किया है, उसका मूल उद्देश्य है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और उसी का उदाहरण है कि आज हम सोलर एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं। जी, आज हम NH हाईवे बनाते हैं, लेकिन पेड़ भी लगाते हैं। दोनों तरफ पेड़ भी विकसित कर रहे हैं। बिल्कुल। मतलब कि नेचुरल गिफ्ट को हम टोटल एक्सप्लॉइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि जितना उससे लेते हैं उतना उसे देने की कोशिश करते हैं। तो ये वैश्विक स्तर पर आज जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल है, उसका यही मुख्य उद्देश्य है कि हम विकास करें। इसके दो मूल उद्देश्य हैं। जी। हम विकास करें, लेकिन प्रकृति से प्रतियोगिता करके नहीं, प्रकृति से सहयोग करके, समझौता करके। और दूसरा, जो गांधी जी ने कहा था, राष्ट्रपिता ने कहा था कि धरती माता के पास इतना सामर्थ्य है कि सबके भूख की वो पूर्ति कर सकते हैं, लेकिन धरती माता के पास इतना सामर्थ्य नहीं है कि वो सबकी इच्छा की पूर्ति, महत्वाकांक्षा की पूर्ति कर सकते। हम साइकिल से टू व्हीलर से फोर व्हीलर से हम हवाई जहाज तक जाएंगे। तो इसका एक लिमिट होना चाहिए। अर्थात जो हमारा डेवलपमेंट का रास्ता है, मॉडल है, जो भारत सरकार ने भी अपनाया है,
वैश्विक स्तर पर भी इसकी स्लोगन दिए जा रहे हैं कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ें, तभी ये पृथ्वी जीवित रहेगी, मानव सभ्यता विकसित होगा। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज नॉट ओनली द क्राइटेरिया ऑफ द सोशल डेवलपमेंट। जी जी। हम पूंजीपति हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि हम सोशल स्टेज पर उतने पिछड़े हुए हो। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है सोशल एंड इकोनॉमिक रिवोल्यूशन, जिसका उद्देश्य होता है हम मानव हैं, मानव के रूप में विकसित हो। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मॉडल आया है। लेकिन आज के युग में जिस आईटी की हम लोग इतनी चर्चा किए, कहा जाता है नॉलेज इज पावर। जी। आज उसी के पास शक्ति है जिसके पास ज्ञान है। हम ट्रेडिशनल पावर नहीं है। तो जितना अधिक हम सोशली डेवलप्ड करेंगे, उतना ही अधिक हम मानव से देवत्व की ओर अग्रसर। अच्छा मैडम, डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात कही और काफ़ी दार्शनिक बात भी कही। तो इस वर्तमान दौर में जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट का स्टाइल है और खोज अनुसंधान है, ये आम जीवन पर कितना, नहीं आम साधारण व्यक्ति तक कितना पहुंच पा रहा है और उसका लाइफ स्टाइल कितना चेंज हो पा रहा है? देखिए 1951 में जब हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान का अनाउंसमेंट हो रहा था, तब जवाहरलाल नेहरू देश से जब उनका ब्रॉडकास्ट हुआ, वो देश को एड्रेस कर रहे थे, तब उन्होंने कहा था कि डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ मटेरियल वेलफेयर नहीं है, लोगों के जीवन को आसान सिर्फ करना नहीं है, उनका स्पिरिचुअल वेलफेयर भी बहुत ही ज़रूरी है। अभी के डेवलपमेंट में कैसा लग रहा है? जी, अभी के डेवलपमेंट में वही चीज़ है कि हम सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डेवलपमेंट जो है वो आर्थिक विकास नहीं है, जैसा कि सर कह रहे थे। उसके अलावा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सबसे पहले मैं पहले भी इसी बात पे चर्चा करी थी कि एजुकेशन जो है वो हमें पोटेंशियल हो सकता है, क्षमता हो सकती है, लेकिन उस क्षमता का विकास करने के लिए हमें शिक्षा चाहिए, जो कि आज के दिन में बहुत आसानी से उपलब्ध है और क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध है इंडिया में। उसके अलावा हेल्थ, जो एक और बहुत ही बड़ा मुद्दा है, जो लोगों के जीवन को बहुत अफेक्ट करता है, कि हेल्थ फैसिलिटीज़ जो हैं आज के समय में वो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो जिससे अभी थोड़ी देर पहले भी हम कह रहे थे कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लिविंग बढ़ी है। इलेक्ट्रिसिटी की भी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, अभी आप स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहे थे। हम अभी झारखंड में बैठे हुए हैं, 90% इंडस्ट्रीज़ जो झारखंड में है वो स्मॉल और मीडियम स्केल इंडस्ट्रीज़ है, जो कि सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देते हैं। आज के समय में हम कह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जो है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, यूथ है। हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं कि इंडिया में पॉपुलेशन जो है वो वर्किंग एज पॉपुलेशन है, हमारा पॉपुलेशन यंग है। दूसरे देशों के, विकसित देशों की तुलना में हमारे पास जवान लोग हैं जो काम कर सकते हैं, तो हमें उन्हें काम देना होगा। अच्छा संजय जी, मैडम जैसे रोजगार की बात की, स्मॉल और कुटीर और छोटे लघु उद्योग के माध्यम से रोजगार काफ़ी सृजन हुआ है, और इधर के दिनों में हम लोग देख रहे हैं कि इस दिशा में काफ़ी काम हुआ है। तो हम कितना देखते हैं, कितना काम इसमें बढ़ा है? विकास जब होगा तो रोजगार लोगों को मिलेगा ही, चाहे वो ग्रामीण इलाका हो चाहे शहरी इलाका हो। ग्रामीण इलाकों में भी जब विकास के काम होंगे, चाहे वो फंड भारत सरकार का हो, CSR का हो, राज्य सरकार का हो, तो रोज़गार लोगों को मिलेंगे ही। फैक्ट्रियां जब आएंगी तो रोज़गार मिलेगा ही। नहीं, उसमें कितना विकास हुआ है, कितने डेवलपमेंट हुए हैं? फैक्ट्रियां मुख्य रूप से जो है, अभी आप पूरे ऑल ओवर की बात जब करेंगे तो फैक्ट्रियां तो लग रही है। आप यहीं झारखंड में चले जाइए, गोड्डा में अभी फैक्ट्री लगी है, पावर प्लांट लगा है, वहाँ के आसपास के हज़ारों लोगों को वहाँ का रोज़गार मिला है। इस तरह की आप चले जाइए कोडरमा में, आप चले, वहाँ थर्मल पावर का काम हो रहा है, लगभग पूरा होने पर वहाँ लोगों को रोज़गार मिला है। तो फैक्ट्रियाँ तो लग रही है, उसकी संख्या बढ़ाने की ज़रूरत है, उसमें गति और लाने की ज़रूरत है। चाहे वो ज़मीन का विवाद हो, चाहे वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का हो, तब यह करना होगा।
और इसके लिए जब फैक्ट्रियां आएंगी तो रोज़गार मिलेगा, क्योंकि सरकारी जो नौकरियां हैं उनकी संख्या सीमित है, वह सभी लोगों को मिल नहीं सकता है। भारत सरकार भी कह रही है, चार राज्य सरकार भी कह रही है, कहने के लिए कहती है कि रोज़गार इतना, लेकिन उतना रोज़गार संजय नहीं जी है। ने बड़ी अच्छी बात कही कि सरकार ही बहुत ज़्यादा रोज़गार नहीं दे सकती है, या सरकार ही सबको रोज़गार नहीं दे सकती है। तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा काम हुआ है। तो प्राइवेट सेक्टर के काम को ये गवर्नमेंट या वर्तमान गवर्नमेंट ने कितना आसान बनाया है? देखिए, पहले क्या था कि कोई बिजनेस आप स्टार्ट करते हैं तो उसकी जो नॉर्मल नॉर्म्स था काम करने का, वो सर्टिफिकेट या वो डॉक्यूमेंट फुलफिल करने में काफ़ी परेशानी होती थी। अभी के गवर्नमेंट में कम से कम ये एक बहुत सुविधा मिला कि ऑनलाइन होने से बहुत कुछ है जो कि आप ऑनलाइन सारा कुछ कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा ऑनलाइन, सारा कुछ रजिस्ट्रेशन आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, तो आप काम शुरू कर सकते हैं। तो वो एक सुविधा- फैक्ट्रियां एस्टैब्लिश करने में काफ़ी सुविधाएं उपलब्ध। पहले क्या था कि अब एक एक काम के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट में आप जाइए एनओसी लेने के लिए। जी। अब सिंगल विंडो सिस्टम है, वहाँ पे आप अप्लाई करें, आप सारा कुछ गवर्नमेंट एक साथ करके देगा आपको। तो वो भी एक बहुत सुविधा हुआ है जिसके चलते कि रोजगार बढ़ा है। दूसरा, कोविड के बाद जो छोटे छोटे स्तर के जो रोजगार थे जी। वो काफ़ी बढ़े हैं। जी। जो लेबर्स मेट्रो सिटी में जाके बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते थे, वो जब घर आए तो कोविड के बाद आप ग्रामीण स्तर पे जाके देखें तो जो भी छोटा छोटा रोजगार शहर में होता था अब वो गांव स्तर पे होता है। जैसे बढ़ईगिरी था, लोहारगिरी नहीं, था, बहुत सारा बहुत काम सारे। होता है। अब उसका एक असर क्या हुआ कि एक घर से एक आदमी बाहर जाके काम करता था, अब वो काम वो पूरे फैमिली मिलके कर रहे हैं यहाँ पे। तो उसका जो रोजगार का स्तर है, पैसे का जो आमदनी है वो बढ़ा है। आज हजारों स्टार्टअप शुरू हैं, हजारों पूरे देश में, स्टार्टअप हजारों शुरू हैं। स्टार्टअप देश में शहर शुरू से हैं। गांव की दूरी नज़दीक हो गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के चलते अब हमारा गांव दरभंगा से मात्र 30 किलोमीटर है। हम लोग को अपनी गाड़ी से जाने में 4 घंटा लगता था, जो अभी 35 मिनट लगता है। तो अब क्या है कि लोग गांव में बनाता है, शहर जाके बेच लेता है। तो वो एक जो आमदनी का स्रोत है वो बढ़ा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट से समाज पर प्रभाव पड़ा है, समाज का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बढ़ा है, कृषि के सेक्टर में विकास हुआ है, और ई गवर्नेंस के कारण होल विकास, खेती में- ऑफलाइन से हम ऑनलाइन पर आ गए हैं। और ये तमाम चीज़ जो है वो हमारे सामाजिक और आर्थिक विकास में गति प्रदान किया है। इन तमाम विषयों पर हम लोगों ने अभी चर्चा किया, और ऐसे कई बिंदु हम लोगों ने इसमें ऐड किया है जिसके कारण समाज में परिवर्तन दिख रहा है, परिवर्तन देखा जा रहा है। तो ऐसे ही हमारे स्टूडियो में आप तमाम एक्सपर्ट आए, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे। तब तक के लिए हम अपनी टीम के साथ विदा चाहते हैं। जोहार, नमस्कार, धन्यवाद।